हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्लू पेंसिल के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन ज्योग्राफी सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज का जो अपना टॉपिक है वो है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश का ही एक भाग है। अगर मैं बात करता हूँ पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के निर्माण की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोज में बताया है, जो अपने टेंथिस महासागर है उसके सूखने से या उसी का अवशेष के रूप में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। जब ये टेंथिस महासागर सूख गया था या इसका जल स्तर कम हो गया था, जिससे कि इसका निर्माण हुआ था, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण हुआ था। और अगर मैं बात करता हूँ इसके अवस्थिति एवं विस्तार की, तो ये अपने जो अरावली पर्वतमाला है, जो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, उसके पश्चिम की ओर उपस्थित ये जो क्षेत्र है उसे अपन क्या बोलते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ये राजस्थान के करीबन 61.11% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और इसके अंदर राजस्थान की करीबन 40% जनसंख्या निवास करती है। और अगर मैं बात करता हूँ जिलों की कि भाई इसका क्षेत्रफल कितने या कितना जिलों में फैला हुआ है, तो ये करीबन 12 जिलों के अंदर इसका क्या है, विस्तार है। तो ये तो इसकी हो गई बेसिक बातें। अब कुछ और इसकी बातें अपन देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, 61.11% क्षेत्रफल के अंदर फैला हुआ है और राजस्थान की जो 40% जनसंख्या है वो मरुस्थल के अंदर निवास करती है और इसका जो विस्तार है 12 जिलों के अंदर है। अगर मैं इसके निर्माण काल की बात करता हूँ कि किस काल के अंदर निर्माण हुआ है, जो अपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके कौन से काल के अंदर इसका निर्माण हुआ है, तो अगर मैं महाकल्प की बात करता हूँ तो नवजीवन महाकल्प है। और नवजीवन महाकल्प के तृतीयक एवं चतुर्थक दोनों कल्पों के अंदर इसका निर्माण हुआ है। मतलब जो तृतीय कल्प है उसके अंदर भी निर्माण हुआ है और जो चतुर्थक कल्प है उसके अंदर भी निर्माण हुआ है। लेकिन अगर अपन चतुर्थक कल्प पूरा नहीं मान सकते, चतुर्थक कल्प के केवल प्लीटोसीन काल में ही इसका निर्माण हुआ है। तो अगर इसके निर्माण की बात हो जाएगी नवजीवन महाकल्प, और अगर केवल कल्प की बात करूंगा तो कौन सा हो जाएगा, तृतीयक महाकल्प और चतुर्थक महाकल्प। अगर चतुर्थक कल्प के कौन से युग में इसका निर्माण हुआ है तो वो कौन सा हो जाएगा, अपने प्लीटोसीन काल हो जाएगा। तो ये हो गया इसके निर्माण काल की। अगर मैं इसके विस्तार की बात करता हूँ कि थार का मरुस्थल कहाँ पे विस्तृत है, तो केवल अपन को कई बार ऐसा आइडिया आता है कि ये केवल भारत के अंदर होगा। ये केवल भारत के अंदर नहीं है, इसका विस्तार भारत के अंदर भी है और पाकिस्तान के अंदर भी है। जो थार का मरुस्थल है उसका जो 85% भाग है वो भारत के अंदर उपस्थित है और जो बचा हुआ 15% भाग है वो कहाँ पे, अपने पाकिस्तान के अंदर है। ये जो थार का मरुस्थल है इसको पाकिस्तान के अंदर अपन बोलते हैं चोलिस्तान के नाम से इसको जाना जाता है। और अब अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत में ये किन किन राज्यों के अंदर विस्तृत है वो भी मैं बता देता हूँ। नॉर्मली लोगों को यही आइडिया लगता है कि जो थार का मरुस्थल है या जो डेजर्ट है वो केवल राजस्थान के अंदर है। ये सब बिल्कुल नहीं है। ये राजस्थान के अंदर भी है, ये गुजरात के अंदर भी है और ये हरियाणा के अंदर भी है और ये पंजाब के अंदर भी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैप के वाइज देखूं तो अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे ये हरियाणा वाला क्षेत्र और ये पंजाब वाला क्षेत्र है। इन चारों के अंदर मरुस्थल विस्तृत है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मरुस्थल का विस्तार है भारत के अंदर वो राजस्थान के अंदर है। और वो कितना है, भारत के अंदर जितना भी थार का मरुस्थल है उसका जो 62% भाग है वो कहाँ पे, राजस्थान के अंदर है। और यही सीक्वेंस है जो राजस्थान के मरुस्थल का विस्तार को बताती है। अगर अपन को पूछ ले सबसे ज्यादा मरुस्थल का विस्तार कहाँ पे, तो वो कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान के अंदर हो जाएगा। उसके बाद कहाँ पे हो जाएगा, गुजरात के अंदर हो जाएगा। उसके बाद कहाँ पे हो जाएगा, हरियाणा के अंदर हो जाएगा। और उसके बाद अपने कहाँ पे हो जाएगा, पंजाब में हो जाएगा। तो ये भी अपन को सीक्वेंस का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब अपन कुछ और पॉइंट इसके देख लेते हैं। जैसा कि ये अपने मरुस्थल वाला भाग है, ये अपने कौन सी पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है। और अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम के और जो क्षेत्र उसे अपन क्या बोलते हैं, मरुस्थल। अब मरुस्थल को भी अपन दो भागों के अंदर बांटते हैं। एक हो जाएगा शुष्क मरुस्थल, एक अपना कौन सा हो जाएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब इन दोनों को किस हिसाब से बांटा गया है, कौन सा ऐसा आधार है जिनके हिसाब से इनको बांटा गया है, तो वो मैं बता देता हूँ। 25 सेमी। ये 25 सेमी क्या है, ये 25 सेमी एक वर्षा रेखा है। ये 25 सेमी वर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है मैं बता देता हूँ। देखो ये जो एरिया है यहाँ से ऐसे ये 25 सेमी वर्षा गुजरती है। 25 सेमी वर्षा रेखा का मतलब क्या है,
के 25 सेमी वर्षा रेखा के इधर तो 25 सेमी से बारिश कम होगी और इधर क्या होगी 25 सेमी वर्षा 25 सेमी से ज्यादा बारिश होगी। तो इधर वाला क्षेत्र 25 सेमी से जो कम वर्षा वाला उसे अपन क्या बोल देंगे, शुष्क बोल देंगे, और जो इधर वाला उसे अपन क्या बोल देंगे, अर्ध शुष्क बोल देंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ शुष्क मरुस्थल की, तो ये भी इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है बालू का स्तूप युक्त, एक है अपने बालू का स्तूप मुक्त। अब ये युक्त और मुक्त में कई बार कंफ्यूज होते हैं, मैं बता देता हूँ। तो जहाँ पे बालू का स्तूप है उसे तो अपन बोल देंगे बालू का स्तूप युक्त, और जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है, जैसे कि ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बालू का स्तूप इतने नहीं है जितने कि इन एरिया के अंदर है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, मुक्त क्षेत्र बोलते हैं। और कई बार इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में अपन क्या बोलते हैं, हमादा भी बोलते हैं। तो इसका मतलब जो शुष्क मरुस्थल है उसको अपन ने दो भागों के अंदर बांट रखा है। एक तो जहाँ पे बालू का स्तूप या जो धोरे मौजूद हैं, और दूसरा जहाँ पे मौजूद नहीं है जिसे अपन क्या बोल देंगे, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र बोल देंगे। तो ये तो हो गई अपने शुष्क मरुस्थल की बात। अगर मैं बात करता हूँ अर्ध शुष्क मरुस्थल की, जो 25 सेमी वर्षा रेखा के अपने दाईं ओर स्थित है, उसको भी अपन ने चार भागों के अंदर बांटा गया है। तो देखो ये सबसे ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, अपने गग्गर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद ये शेखावटी हो जाएगा, उसके बाद जो बीच वाला जहाँ पे नागौर के आसपास का क्षेत्र उसको अपन क्या बोल देंगे, नागौरी उच्च भूमि, और उसके बाद जो ये चौथा क्षेत्र उसको अपन क्या बोल देंगे, गोडवाड़ प्रदेश। यहाँ पे गोडवाड़ प्रदेश में गोड राजपूतों का क्या था, शासन था, इसलिए ये अपन बोल सकते हैं लूनी का प्रवास क्षेत्र के आसपास जो क्षेत्र है उसे अपन क्या बोलते हैं, गोडवाड़ प्रदेश बोलते हैं। अब इस वीडियो के अंदर अपन केवल जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है उसके बारे में अपन कुछ बात करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या कवर होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ शुष्क मरुस्थल की, तो देखो शुष्क मरुस्थल में मैंने अभी आपको बताया इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है, एक वहां कौन सा हो जाएगा जहाँ पे बालू का स्तूप है। तो आपको पता ही है जहाँ बालू का स्तूप, जहाँ रेत के धोरे ज्यादा, वो क्षेत्र निश्चित ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो शुष्क मरुस्थल है जितना भी है उसका जो 58.5% वाला भाग है वहां पे तो क्या है, बालू का स्तूप है, और जो पीछे बचा हुआ है 41.5%, 41.50%, वो कौन सा है, बालू का स्तूप मुक्त है। वहां पे बालू के स्तूप इतनी ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट कवर होंगे। एक अपने जो लाठी सीरीज है, आंकल गांव जीवाश्म पार्क है, कुलधरा ग्राम है, बाक बोल्डर बेड है, रन या टाट है, खड़ीन प्याला बालसन और नखलिस्तान। इस वीडियो के अंदर अपन केवल इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उनके अंदर इनको अपन कवर करेंगे। तो अब अपन बालू का स्तूप में मुक्त क्षेत्र की 1 बाय 1 बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले आएगा, एक नाम आता है कई बार, लाठी सीरीज या चांदन नलकूप। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं लाठी सीरीज क्या है। देखो पुराने टाइम में अपन आज से बोल सकते हैं हजारों साल पहले क्या होता था, राजस्थान के अंदर भी एक नदी बहती थी जिसका नाम था सरस्वती नदी। अब ये सरस्वती जो नदी है आज के टाइम में मौजूद नहीं है, आज के टाइम में क्या हो गई है, ये विलुप्त हो गई है। इसी का जो अवशेष है उसे अपन क्या बोलते हैं, लाठी सीरीज बोलते हैं। कई बार क्या होता है, जमीन के अंदर थोड़ी गहराई में जाते हैं तो अपन को जो मीठा पानी मिल जाता है, जहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी उसके आसपास क्षेत्र में अपन को मीठा पानी मिलता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लाठी सीरीज। अभी लाठी सीरीज कहाँ पे है तो मैं बता देता हूँ आपको, एक नाम याद रखना है, पीएम प्राइम मिनिस्टर। पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में 60 किलोमीटर की एक भूगर्भीय जल पट्टी है, मतलब जहाँ पे काफी ज्यादा मीठा पानी पाया जाता है। ये जो 60 किलोमीटर की लंबी जल पट्टी जो पोखरण से लेके मोहनगढ़ के बीच में, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं लाठी सीरीज। और लाठी सीरीज के ऊपर कई जगह मतलब ऐसे नलकूप बनाए हुए हैं, उन्हीं में से एक फेमस नलकूप है जिसका नाम क्या है, चांदन नलकूप है। तो ये जो चांदन नलकूप है ये अपने लाठी सीरीज के ऊपर ही है। इस चांदन नलकूप की ये विशेषता है कि इसको अपन क्या बोलते हैं, थार का गड़ा बोलते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में नॉर्मली अपन को खारा पानी दिखाई देता है, लेकिन ये चांदन नलकूप में से अपन को क्या मिलता है, मीठा पानी, और बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, थार का गड़ा बोलते हैं। तो लाठी सीरीज की सिंपल से इतनी बात है, पोखरण से मोहनगढ़ पीएम के बीच में 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई ये जल पट्टी है जिसके ऊपर क्या स्थित है, अपने चांदन नलकूप है। अब मीठा पानी होने की वजह से इसमें कई जगह बहुत मतलब ऐसे पौष्टिक घास भी उगी हुई है जिससे अपन क्या बोलते हैं,
सेवण घास बोलते हैं। तो अपन को कई बार ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है भाई सेवण घास कहाँ पे पाई जाती है, तो अपन उसका इनडायरेक्टली आंसर क्या दे देंगे, लाठी सीरीज। और जो ये सेवण घास है उसी के अंदर क्या बोलते हैं, गोडावण रहते हैं। तो गोडावण इनके अंदर रहने के कारण इनको अपन ऐसा ही बोलते हैं, जो सेवण घास है, जो लाठी सीरीज है, वो क्या गोडावण की आश्रय स्थली है। और ऐसी एक सीरीज और है, ये तो देखो पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में तो लाठी सीरीज जहाँ पे मीठा पानी पाया जाता है। ऐसी सरस्वती नदी का एक और अवशेष मिलता है जो अपन को बायतू बाड़मेर से सांचौर जो जालौर के अंदर स्थित है वहां पे मिलता है। तो इसमें अपन को बस इतना ही ध्यान रखना है। अब मैं अगर बात करता हूँ अंकलवुड जीवाश्म पार्क। अब आपको जीवाश्म पार्क के नाम से पता लग गया होगा, यहाँ पे किसी न किसी चीज के क्या मिले हैं, जीवाश्म मिलते हैं। अब ये कौन से जीवाश्म मिले हैं वो भी मैं आपको देता हूँ। देखो वुड यानी लकड़ी, मतलब यहाँ पे अंकलवुड जीवाश्म पार्क में मतलब जो जुरासिक काल की जो लकड़ियां हैं उनके अपन को क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। और जो ये जुरासिक पार्क जो अंकलवुड जीवाश्म पार्क है ये अपने कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। ऐसा बोर्ड वहां पे लगा हुआ, अगर आप कभी जाओगे तो आपको दिख जाएगा, वुड फॉसिल ऑफ अंकल जैसलमेर। अब आप ये पूछोगे कि ये क्यों, क्या यहाँ पे लकड़ियां मिली है क्या? नहीं, लकड़ियां तो देखो बहुत जल्दी डिटोरेट हो जाती है, मतलब उनका क्या हो जाता है, वो उनका क्षय हो जाता है। लेकिन जब वो क्षय होती है तो उनकी जगह कुछ चट्टानें जम जाती है जो बिल्कुल हूबहू लकड़ी की तरह ही होती है, तो उनके अवशेष मिले हैं। और ये जो जुरासिक काल, जो डायनासोर के काल के उतने साल के पुराने हैं, इसलिए इसकी थोड़े महत्व है। तो अपन को ये ध्यान रखना है, अंकलवुड जीवाश्म पार्क कहाँ पे है, जैसलमेर में। और जैसलमेर से आप जुरासिक याद रख लेना, जाए और जाए तो वहां पे क्या है, लकड़ी के अवशेष अपन को मिले हैं। अब अपन अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है या पॉइंट है वो है कुलधरा ग्राम। अगर मैं कुलधरा ग्राम की बात करता हूँ तो ये भी क्या है, जैसलमेर के अंदर ही उपस्थित है। और जैसलमेर के अंदर इसकी क्या विशेषता है, देखो ये जो कुलधरा ग्राम है यहाँ पे अपने डायनासोर या वेल मछली के क्या मिले हैं, अपन को अवशेष मिले हैं जो काफी पुराने हैं। अब आप बोलोगे जो मरुस्थल है उसमें अपन को वेल मछली का अवशेष कहाँ पे मिल गए, तो मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बताया तो जो मरुस्थल है उससे पहले यहाँ पे क्या था, 33 महासागर था। तो ये जो वेल मछली का जो अवशेष मिलना है इस बात को साबित करता है कि जो मरुस्थल है उसकी जगह पे पहले कौन था, 33 महासागर था। यही इससे सिद्ध होता है। तो ये कहाँ पे, अपने जैसलमेर। तो कुलधरा ग्राम जैसलमेर, अंकलवुड ग्राम जैसलमेर। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब एक अपने नाम है बाप बोल्डर बेड। अब ये बाप बोल्डर बेड कहाँ है, तो सबसे पहले देखो ये जो बाप है ये एक जगह का नाम है जो कहाँ पे, अपने जोधपुर के अंदर है। अब ये बोल्डर बेड क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। देखो बोल्डर बेड कुछ नहीं है, जैसे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं या हिमानी होती है, जब ये चलते हैं तो इनके नीचे जो चट्टानें होती है वो क्या जाती है, टूट जाती है। और इनके टूटने से नॉर्मली क्या होती है, जो कंकर पत्थर बनते हैं ना, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, बोल्डर बेड बोलते हैं। अब आप बोलोगे मरुस्थल में ये इतने बड़े बड़े ग्लेशियर हिमानी कहाँ पे आ गए, तो ये 33 महासागर से भी पहले की बात है, जब यहाँ का तापमान क्या था, शीत युग से पहले की बात है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम था उस समय, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर थे। और वो ग्लेशियर जब गति करने लगे तो उनकी वजह से चट्टाने टूट कर क्या बन गए, कंकर पत्थर बन गए। तो आप देख सकते हो ये जो कंकर पत्थर है ये अपने जो ग्लेशियर है, जो हिमानी है, जो बर्फ के बहुत बड़े बड़े खंड है, उनसे मतलब उनसे ये बनी हुई है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये ग्लेशियर द्वारा जो जमा कंकर पत्थर है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, बोल्डर बेड। और जो ये संरचना राजस्थान में अपन को कहाँ पे दिखाई देती है, जोधपुर के बाप गांव के अंदर दिखाई देती है। अगर मैं इसके निर्माण काल की बात करता हूँ तो इसका निर्माण काल है परमो कार्बोनिफेरस काल। ये नाम भी अपन को ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करता हूँ रन या टाट, तो ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो रन या टाट है ये कुछ नहीं है, कई बार क्या होता है मरुस्थल के अंदर कुछ पानी बढ़ जाता है और वो किसका रूप ले लेता है, दलदल का रूप ले लेता है। तो ये जो दलदली भूमि इसी को अपन क्या बोलते हैं, रन या टाट बोलते हैं। अब कुछ प्रमुख रन या टाट हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो एक तो ये अपने चूरू के अंदर दो है, ताल छापर और पणियारी जो रन है वो कहाँ पे, अपने चूरू के अंदर है। जोधपुर के अंदर भी कुछ ऐसी दलदली भूमियां हैं, जिसमें से एक तो कौन सा है, फलोदी है, एक अपने जो बाप क्षेत्र है। ये दोनों ये जो रन है वो अपने कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। जैसलमेर के अंदर कौन कौन से रन या टाट है, एक तो अपना हो गया भाखरी, एक है पोखरण। ये दोनों अपने कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर है। और बाड़मेर के अंदर अगर मैं कोई रन या टाट जो फेमस है उसकी बात करता हूँ तो एक है थोब। जो थोब रन या टाट वो अपने कहाँ पे हो जाएगा, अपने बाड़मेर के अंदर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ खड़ीम, प्याला या बालसन।
तो इनमें से देखो ये खड़ीन और प्याला तो एक ही चीज है, ये बालसन क्या है, अलग चीज है। तो बालसन की अगर मैं बात करता हूँ तो कई बार क्या होता है, जो पर्वत होते हैं, अब पर्वत के मध्य क्या हो जाती है, कई बार कुछ झीलें बन जाती है। तो अपने जो मरुस्थल के अंदर जो पर्वत है उनके बीच में कुछ ऐसी जो झीलें बनी हुई है उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, बालसन बोलते हैं। जैसे सांबर झील है, अरावली पर्वतमाला के मतलब मध्य में बनी हुई है, तो ये सांबर झील भी अपने क्या एक प्रकार का बालसन का उदाहरण है। और अगर मैं बात करता हूँ खड़ीन या प्याला, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आता है। तो देखो खड़ीन या प्याला में क्या होता है कि जब भी बारिश होती है ना, समझ लो ये कोई ढलान वाला क्षेत्र है, ये अपने ढलान वाला क्षेत्र हो गया, अगर यहाँ पे बारिश होगी तो ये सीधा पानी क्या हो जाएगा, बह जाएगा। तो इसको अपन क्या करते हैं, एक एनीकट बना देते हैं, एक बांध बना देते हैं। अब ये बांध बनाने से क्या हो जाएगा, जो बारिश का सारा पानी है वो यहीं पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो नई झील बनी है इसे अपन क्या बोलते हैं, खड़ीन बोलते हैं। अब ये खड़ीन बनाते क्यों है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब भी खड़ीन बनाते हैं बारिश के टाइम, इसमें अंदर क्या हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा, और धीरे धीरे ये जो पानी है वो क्या हो जाएगा, अपने जमीन के अंदर पूरा रिस जाएगा। तो जमीन में क्या हो जाएगी, नमी बढ़ जाएगी, और नमी बढ़ने से जमीन की उर्वरता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब रेगिस्तान जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है वहां पे पानी की वैसी कमी है, तो इसलिए जमीन की नमी बढ़ाने के लिए खड़ीन या प्याला झीलों का क्या करते हैं, अपन निर्माण करते हैं। अब आपको पता है बारिश के बाद जस्ट कौन सी फसल बोई जाती है, रबी की फसल। तो ये जो नमी युक्त भूमि है उसमें अपन क्या करते हैं, रबी की फसल बोते हैं। और जो ये सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है ये पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा लाया गया था। आज भी ये मतलब जो तकनीक है उपयोग में ली जाती है, जल संरक्षण की बहुत अच्छी तकनीक है, और जैसलमेर जिले में ये सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको खड़ीन और प्याला के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब कुछ और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक अपना पॉइंट है नखलिस्तान। अब ये नखलिस्तान क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। देखो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, बालसन। बालसन में क्या होता है, रेगिस्तान के अंदर जो पहाड़ है या मरुस्थल के अंदर जो पहाड़ है चट्टानों वाले, उनके बीच में जो झील है उसे तो अपन क्या बोलते हैं, बालसन बोलते हैं। और समझ लो कोई धोरे हैं, जो पहाड़ नहीं है मिट्टी के धोरे हैं, उनके बीच में भी कई बार क्या होता है, पानी जमा हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो ये रेत का बहुत बड़ा धोरा है, उसके अंदर क्या हो गया, पानी जमा हो गया है, और पानी के आसपास जमा होने से यहाँ पे कुछ हरियाली उग जाती है। तो ये जो हरियाली वाला क्षेत्र है जहाँ पे पानी जमा हो गया है, इससे अपन क्या बोलते हैं, नखलिस्तान बोलते हैं। नखलिस्तान तो अपने किसके अंदर होगा, धोरों के बीच में होगा। और रही बात बालसन की, तो ये पहाड़ों के बीच में होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग अस।